मीडिया ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया है गिरगिट की तरह। कल तक जो मीडिया मोदी में मीडिया थी, जिसको मैं जातिवादी मनुवादी मीडिया कहता हूं, वो मीडिया अब रंग बदलना शुरू कर चुकी है। और अरुण पुरी जो आज तक के मालिक हैं, उन्होंने कहा है कि पहले जनता ने अच्छा किया कि पावर को बैलेंस कर दिया है। नरेंद्र मोदी जब यूपीए 1 बीजेपी 1 और बीजेपी 2 में बहुत दबाव था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आज तक का जो मालिक है अरुण पुरी वो कह रहा है। इसका मतलब है कि सोचिए इन लोगों ने 10 साल क्या क्या नहीं किया होगा। तो ये सबसे बड़ी खबर। लेकिन अभी भी देखते हैं कि क्या होगा। सवाल है कि क्या बीजेपी डेमोक्रेटिक तरीके से सरकार चलाएगी या फिर वही रवैया होगा। लेकिन बीजेपी की जीत के पीछे बहुजन नेताओं की क्या गलती है, विपक्ष की क्या गलती है, उस पर भी बात करूंगा। सोचिए, राहुल गांधी को पहले खुद भरोसा नहीं था कि हम इसको हरा सकते हैं। और ये बात तो तय है कि अखिलेश यादव ने चुनाव इसलिए बेहतर किया है क्योंकि उन्होंने पहली बार पीडीए का नारा दिया, दलित पिछड़े अल्पसंख्यक। बिहार में भी इसी आधार पर टिकट बांटे गए। लेकिन क्या मनुवाद के खिलाफ लड़ाई परिवारवाद के साथ लड़ा जा सकता है? अखिलेश यादव ने 5 टिकट अपने, उनकी पत्नी, उनके 3 भाई और खुद 5 सांसद उनके अपने घर से हैं। क्या ये सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय है? क्या लोहिया इसके लिए तैयार होते? तेजस्वी यादव के परिवार में उनकी मां, उनके भाई, उनकी बहन और वो खुद, एक बहन हार गई, मतलब 5। क्या ये समाजवाद है? क्या ये सामाजिक न्याय है? इस पर ही बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले बात, बीजेपी की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। सोचिए, अब बीजेपी को पता चल रहा है कि किस भाव आटा मिलता है, क्या नून तेल का भाव होता है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि मुझे लोकसभा स्पीकर का तो पद चाहिए ही चाहिए। लोकसभा स्पीकर क्यों चाहिए? क्योंकि अमित शाह का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, बीजेपी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है पार्टी तोड़ने का, ये लोग जिस तरह से शिवसेना को तोड़े जो उनके गठबंधन में था। नीतीश कुमार 2 बार बच गए। एक बार आरसीपी सिंह को मिला लिया गया था, दूसरी बार ललन सिंह को मिला लिया गया था। लेकिन नीतीश कुमार विजनरी आदमी है, दोनों बार बच गए। लेकिन शिवसेना टूट गई, शरद पवार की पार्टी तोड़ दी गई थी। आज अजित पवार बगावत कर रहे हैं। झारखंड से बुरी खबर है बीजेपी के लिए। आजसू जो ओबीसी लीडरशिप वाली पार्टी है, वो नाराज है कि हमको क्यों नहीं मंत्री कैबिनेट मिनिस्ट्री मिला है। उसके बाद शिवसेना में शिंदे गुट नाराज है। केरल के उनके एक लौता विधायक जो सिनेमा इंडस्ट्री से हैं, उन्होंने कहा कि भैया हम चुनाव तो लड़ गए, सांसद बन गए, मंत्री नहीं बनना है, हमने कई सारी फिल्में साइन कर रखी है। तो सोचिए बीजेपी किस तरह से चुनाव लड़ती है। वही चुनाव आयोग पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ इस तरह के आंकड़े आ रहे हैं कि जहां पोलिंग वोटिंग कुछ हुई, काउंटिंग कुछ हुई, इसको लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। तो चुनाव आयोग की पूरी विश्वसनीयता खतरे में है। वहीं चुनाव आयोग के खिलाफ और वोटिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कांग्रेस। एक शहर देवरिया की सीट जो है, उसमें कांग्रेस के उम्मीदवार को बिजली काट के हरा दिया गया। एक प्रावधान है, मुझे लगता है जहां जहां विपक्ष हारा है, कम से कम यूपी में, बिहार में, वहां उसको काउंटिंग के लिए दोबारा जाना चाहिए। आपने 99 लाख रुपए तक का चुनाव में खर्चे का लिमिट था। 40-50 लाख और खर्चा कीजिए चंदा लेके, लेकिन काउंटिंग जरूर कराइए। जिनको शक है, जहां 100, 200, 500, 1000, 10,000 तक के जहां हार जीत का फासला है, मुझे लगता है वहां काउंटिंग करानी चाहिए। तो बीजेपी को नून तेल का भाव मालूम हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी खबर एक और बता रहा हूं, 28 ओबीसी के मंत्री बनाए गए हैं। 28 ओबीसी कम्युनिटी के, शेड्यूल कास्ट के 10। और ये कहा भी जा रहा है, देखूंगा मैं कि 28 जो ओबीसी के मंत्री बने हैं इनको मिलता क्या है। लेकिन सवाल है कि बिहार के जाति जनगणना को अगर रोड मैप माने तो 10% आबादी है जनरल कैटेगरी की। अब जनरल कैटेगरी को इन्होंने 28 मंत्रालय दिए, 29 ओबीसी है, माफ कीजिएगा, ओबीसी के 29 है और 28 हैं। ये चैनल वाले चला रहे हैं, मैंने अभी काउंट नहीं किया, मैं करूंगा। पहले मंत्रालय मिल जाए, एक साथ 2 काम करूंगा, किसको मलाईदार मंत्रालय मिल रहा है और किसको टोकन मिल रहा है।
तो ये दोनों बड़ी खबरें हैं, लेकिन सवाल अभी भी है कि 55-60% आबादी वाला ओबीसी, उसको सिर्फ 28 मंत्रालय, उसमें भी बहुत सारे तो राज्य मंत्री, नित्यानंद राय राज्य मंत्री, जयंत चौधरी एमओएस स्वतंत्र प्रभार, पिछला कानून मंत्री जो हैं मेघवाल साहब, उनको भी स्वतंत्र प्रभार है, वो कैबिनेट मंत्री नहीं है। मांझी जी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, देखेंगे उनको पोर्टफोलियो क्या मिलता है। तो ये भी सबकी नजर है, और सोचिए दबाव, मीडिया खुद अब इन सब खबरों को चला रहा है। तो बीजेपी के खिलाफ बगावत है, और नीतीश कुमार भी बहुत खुश नहीं लग रहे हैं। देखते हैं कि उनको रेल मंत्रालय मिलता है कि नहीं, अमित शाह को गृह मंत्रालय मिलता है कि नहीं। तो पोर्टफोलियो को लेकर लगातार चर्चा हो रहा है, लेकिन पहले की तरह नरेंद्र मोदी मैं से एनडीए पर आ गए हैं। पहले मोदी सरकार थी, अब एनडीए की सरकार है। तो जनता ने बिल्कुल बैलेंस कर दिया है, और ये बैलेंसिंग बहुत जरूरी था। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, मैं नरेंद्र मोदी के इस बात से सहमत हूं कि इंडिया गठबंधन घमंडिया गठबंधन है। सोचिए अगर नीतीश कुमार को गठबंधन से बाहर न किया जाता, ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल ने पेच न लड़ाया होता, तो आज स्थिति अलग होती। बिहार में 20 सीटें एक्स्ट्रा आती और खेल बदल जाता, 20 से 25 सीटें बीजेपी हार जाती। लालू जी ने कहा था कि बड़े बड़े राज्यों में 10 सीट और छोटे छोटे राज्यों में 5 सीट हराना है। गुजरात और राजस्थान में लोग अगर 5-5, गुजरात और मध्य प्रदेश में हार जाते तो खेला खत्म था। यूपी में चंद्रशेखर आजाद को नहीं लिया गया। क्या चंद्रशेखर आजाद को 2 सीटें नहीं दी जा सकती थी? चंद्रशेखर आजाद 1 सीट के लिए भी तैयार थे। अब सोचिए राजनीति बदल गई है। अब लोग पार्टी के मोहताज नहीं हैं, पैसे के मोहताज नहीं हैं। अब जनता सड़क का नेता चुन रही है। समाजवादी पार्टी में जो 15 से 20 ऐसे सांसद जीते हैं जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, वो सब सामाजिक बैकग्राउंड से आए हैं, वो सब बुद्धिस्ट हैं, सब के सब अम्बेडकराइट हैं, सोशल जस्टिस वाले लोग हैं, और वो चुनाव जीत के आए। सोचिए अखिलेश यादव ने अपने परिवार में 5 लोगों को जिताया है। अगर वो 1 सीट चंद्रशेखर को दे देते तो क्या बिगड़ जाता? ये भी झूठ है कि मायावती जी गठबंधन नहीं चाहती थी। दरअसल अखिलेश यादव चाहते हैं कि कोई दलित लीडरशिप पैदा ना हो, खड़ा ना हो। मान लीजिए मायावती नहीं चाहती थी गठबंधन, तो चंद्रशेखर तो चाह रहे थे, आपने उनको भी रास्ते में ब्रेकर लगाया। खैर वो जीत के आ गए, अब तो वो लीडरशिप तो छोड़ेंगे नहीं। तो सोचिए इन लोगों का घमंड कितना ज्यादा है। झारखंड में इसी तरह की चीजें हुई, आसू को 2-3 सीटें दिया जा सकता था। बिहार में इसी तरह की चीजें हुई है, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी, सबको जाने दिया गया। तो मैं फिर कह रहा हूं कि आप जातिवाद, मनुवाद के खिलाफ परिवारवाद के दम पर नहीं लड़ सकते हैं। आपको त्याग दिखाना पड़ेगा। आपको दिखाना पड़ेगा कि आप समाज के लिए राजनीति कर रहे हैं, परिवार के लिए नहीं। आप पार्टी का अध्यक्ष भी अपने पास रखेंगे, मुख्यमंत्री भी आपको बनना है, सांसद भी आप ही के परिवार से 5-5 लोग हो, तो बाकी लोग झाल बजाने तो नहीं है साहब। अब कंपटीशन का जमाना है, और बीजेपी रिप्रेजेंटेशन तो अब दे रही है, लेकिन बीजेपी से हम लोग क्यों खफा है? क्योंकि वहां जातिवाद, मनुवाद हावी रहता है। दलितों के, पिछड़ों के अधिकार, सोचिए लक्ष्मण यादव को ही भेज देते संसद, क्या शानदार नजारा होता। डॉक्टर रितु को भेज देते पंजाब से। और सोचिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वाले किस मुंह से कहते हैं कि वो इंडिया गठबंधन के हिस्सा थे, और ममता बनर्जी, ये सोचिए ये लोग गठबंधन में रहते हुए अकेले अकेले चुनाव लड़ रहे थे। आम आदमी पार्टी पंजाब में और ममता बनर्जी बंगाल में। और मैं फिर कह रहा हूं, जहां जहां कांग्रेस बीजेपी है वहां डाइवर्सिटी नहीं है। बीजेपी जहां जहां, सोचिए अभी नवीन पटनायक उड़ीसा में हारे हैं। बीजेपी को कोई पिछड़ा और ओबीसी मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। बंगाल में भी अब तक दलित पिछड़ा की राजनीति नहीं शुरू हुई है। तो बीजेपी ने यह बात तय कर लिया कि जहां जहां बीजेपी या सवर्ण राजनीति है वहां वहां वो सोशल जस्टिस का कार्ड चल रही है। लेकिन सत्ता में आने के बाद बैकवर्ड को अब ठग नहीं सकते हैं आप। दलित, पिछड़ा, किसान, अल्पसंख्यक, आदिवासी सोशल मीडिया की वजह से इतना ताकतवर हो चुका है, अब वो अपनी बात लिखने, पढ़ने, बोलने लगा है। इस बार के चुनाव में कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही थी बीजेपी के खिलाफ। इस बार के चुनाव में कोई दल चुनाव नहीं लड़ रहा था। दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक चुनाव लड़ रहे थे।
और लोग अब फिर से नैरेटिव बदल रहे हैं कि अयोध्या में धर्म की राय, वहां दलित पिछड़ा, यूपी में दलित पिछड़ा, सबसे ज्यादा सोशल जस्टिस का फर्टाइल लैंड है यूपी। मान्यवर साहब, मायावती जी ने वहां जो काम कर रखा है, मुलायम सिंह यादव ने जो काम कर रखा है, सोनेलाल पटेल ने जो काम कर रखा है, रामस्वरूप वर्मा ने जो काम कर रखा है, रामबरन यादव जैसे लोगों ने जो काम कर रखा है, इसका नतीजा है नेशनल दस्तक के सबसे ज्यादा 13 करोड़ दर्शक यूपी के लोग हैं। उसके बाद बिहार, महाराष्ट्र, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, सोशल मीडिया की वजह से जनता लड़ रही थी चुनाव। इन नेताओं ने तो मान लिया था कि बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब लोगों को समझना पड़ेगा कि दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यकों को इग्नोर करके आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। और अब विपक्ष को उन तमाम मुद्दों पर आवाज उठानी चाहिए। ये जो परिवार वाले लोग हैं, पहले तो ये लड़ नहीं सकते हैं। आप परिवारवाद के दम पर जातिवाद और मनुवाद से नहीं लड़ सकते हैं, सामाजिक न्याय नहीं ला सकते हैं। अभी भी अगर विपक्ष कोलिजियम सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाए, आवाज बुलंद करे और दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक उनको वोट देंगे, जाति जनगणना की मांग हो, 50% जो रिजर्वेशन का कैप है उसको 75% किया जाए। आपको मैं बता दूं, अगर आप मुस्लिम समाज से हैं तो भी ओबीसी 90% है, आप शेड्यूल कास्ट हैं, एससी, एसटी, ओबीसी हैं। ये संवैधानिक नाम है और इसके दम पर आप देश को मजबूत बना सकते हैं। अग्निवीर योजना है। तो जनता के मुद्दे पर विपक्ष को सड़कों पर आना होगा, नहीं तो नरेंद्र मोदी से आप नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी दोनों कार्ड उनके हाथ में है। वो धर्म की भी राजनीति करते हैं और वो सामाजिक न्याय के नाम पर, सोचिए, ओबीसी के 28-29 मंत्री तो दे रहे हैं, लेकिन देखना हो कि पोर्टफोलियो क्या है। तो लोग पानी बहुत बह चुका है। मैं बार बार कहता हूं 21वीं सदी बाबा साहब की सदी होगी। बिहार में, अगर यूपी और बिहार में परिवारवाद को इग्नोर किया जाता, पीछे रखा जाता, तो यकीन मानिए जातिवाद और मनुवाद और हारता। अगर समाजवादी और सोशल जस्टिस की बात करने वाले लोग परिवार से थोड़ा परिवार का मोह त्याग दें तो और शानदार नतीजे आ सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के महान योद्धाओं को शरद यादव, लालू यादव, रामविलास पासवान, मायावती जी, मान्यवर कांशीराम साहब, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, सोनेलाल पटेल के नाम पर आपको राजनीति करनी होगी। फूले पेरियार अंबेडकर, जगदेव प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर के नाम पर राजनीति करनी होगी और तब ये राजनीति चलेगी। नहीं तो बीजेपी अब उस पर भी काम कर रही है। परिवारवाद को वो बड़ा मुद्दा बनाएगी और सोशल जस्टिस की भी राजनीति को बड़ा मुद्दा बनाएगी। ये अलग बात है कि वो अपने मुखौटा खड़ा करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर विपक्षी नेताओं ने अपना घमंड नहीं छोड़ा तो फिर अगली बार बीजेपी को आप नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि उसके तर्कस में दोनों तीर है। समाजवादी का भी कॉन्सेप्ट है और धर्म का भी कॉन्सेप्ट है और वो आप पर अटैक करेगा। एक भी मुस्लिम न मंत्री बनाने का मतलब वो मैसेज दे रहे हैं कि वो हिंदुत्व के नाम पर अभी भी टिके हुए हैं। और दूसरा, ओबीसी के 28 मंत्री के नाम देकर वो मैसेज दे रहे हैं कि हम सामाजिक न्याय भी करेंगे। माझी जी को मंत्री बनाना इसका संकेत है, जयंत चौधरी को मंत्री बनाना, तो वो जातिवाद के खिलाफ सोशल जस्टिस का नारा भी दे रहे हैं। अब जाकर विपक्षी गठबंधन को समझना पड़ेगा और सोचिए, अगर ये नहीं कर पाएंगे तो आप फिर बीजेपी से नहीं निपट सकते हैं। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बीजेपी के तर्कस में दोनों तीर है। तमाम जो विपक्षी नेता है वो जब तक परिवार के मुंह से नहीं निकलेंगे, आप बीजेपी से नहीं जीत सकते हैं। बीजेपी का अगला बड़ा नारा होने जा रहा है परिवारवाद के खिलाफ समाजवाद, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। उन्होंने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया है, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया है, हो सकता है मान्यवर कांशीराम साहब को भारत रत्न दे। तो ये बड़ी बात बता रहा हूं मैं पिछले 10 साल से जनता लड़ रही थी सोशल जस्टिस के लिए। तमाम दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक, आदिवासियों ने अपनी कुर्बानी दी है। तमाम लोग जेलों में बंद हैं, तमाम लोगों को जेल जाना पड़ा, FIR झेलना पड़ा। विपक्ष नहीं लड़ रहा था, सोशल जस्टिस वाले लोग, फूले पेरियार, अंबेडकर, साहू जी महाराज के लोग लड़ रहे थे। और जब तक विपक्षी दल परिवारवाद के मुंह से नहीं निकलेंगे तब तक उन पर ठप्पा लग जाएगा। और दो चीज तो गांठ बांध लीजिए, आप परिवारवाद के दम पर
जातिवाद मनुवाद से नहीं लड़ सकते हैं। हर विपक्षी नेता को एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और अब बीजेपी का भी वो हिपोक्रेसी नहीं चल पाएगी। आप अब लोगों को ठग नहीं सकते हैं। सोशल मीडिया का दौर है और मीडिया भी अपनी भूमिका धीरे धीरे थोड़ा बहुत चेंज करेगा, करना पड़ेगा। मैं अभी भी कह रहा हूं, आप लोगों ने जैसी टीवी अखबार देखना शुरू किया, और मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग सावधान रहिए। वो तमाम सवर्ण पत्रकार जो हिंदू मुस्लिम पर अगर ये वोटिंग होता तो बीजेपी नहीं हारती। हिंदू मुस्लिम करने वाले पत्रकारों, सवर्ण पत्रकारों से सावधान रहिए। कांग्रेस के साथ खड़ा होना बहुजन समाज के साथ खड़ा होना नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर जो रिजर्वेशन, जाति जनगणना, कोलिजियम सिस्टम के खिलाफ न बोले, वो आपका सगा नहीं हो सकता है। वो आपको धर्म के एजेंडे पर जो ले जाएगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं, दिलीप मंडल पर आप आज लोग तर्ज कर रहे हैं। आप लोग सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, आरक्षण के मुद्दे पर उस आदमी का कोई सानी नहीं है। और पिछले 10 साल में तमाम दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक, आदिवासियों ने एकजुटता नहीं दिखाई होती तो ये आज नतीजे इतना भी नहीं आता। मैं फिर कह रहा हूं, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, तमाम लोगों को अब तो कम से कम उन लोगों को सामाजिक न्याय को अपना आधार स्तंभ बनाना चाहिए, सोशल जस्टिस बनाना चाहिए। परिवार को पीछे कीजिए। समाजवाद, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय जिंदा रहेगा तभी आपका परिवार बचेगा। तो परिवारवाद के दम पर आप जातिवाद मनुवाद से नहीं लड़ सकते हैं। दिल बड़ा दिखाइए, घमंड छोड़िए और तमाम शोषित वंचित समाज को रिप्रेजेंटेशन दीजिए। और ये नहीं चलेगा कि मुख्यमंत्री भी आप, संसद भी आप, पार्टी अध्यक्ष भी आप, नहीं तो सारा बीजेपी आपको रौंद देगी अगली बार। आप लोग सहमत है? असहमत है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।